तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अपने द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी ये तत्पुरुष आपने पढ़ लिए हैं। षष्ठी तत्पुरुष आगे आएगा। और तत्पुरुष के और भी भेद हैं, कर्मधारय, नय और द्विगु। तो आज के पाठ में आप कर्मधारय तत्पुरुष के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। उसका पहला सूत्र है पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। पदच्छेद विभक्ति करेंगे। पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः प्रथमा का बहुवचन समानाधिकरणेन, तृतीया का एकवचन। समास पूर्वश्च कालश्च पूर्वश्च कालश्च अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। पूर्व कालश्च, ठीक है ना। क्या होगा? पूर्व कालश्च एकश्च सर्वश्च जरच्च पुराणञ्च नवञ्च केवलञ्च इति केवलाः। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरणः तस्मिन् तेन समानाधिकरणेन। हाँ, तेन समानाधिकरणेन। समानम अधिकरणम यस्य, समानाधिकरण आपको पहले भी बता चुके हैं कि समान अधिकरण, अधिकरण माने क्या होता है? द्रव्य, ठीक है। तो जिस एक द्रव्य में दो गुण दो धर्म रहते हो वो क्या होता है? समानाधिकरण, ठीक है। जैसे वही नीला है और वही कमल है, वही नीला है और वही कमल है। तो ये दो गुण दो धर्म एक में ही विद्यमान है, एक ही द्रव्य में विद्यमान है, इसको क्या कह देते हैं? समानाधिकरण। वही महान है और वही ऋषि है, वही महान है और वही ऋषि है। तो ये भी क्या हो गया कि दो धर्म दो गुण किसमें हो गए? एक ही द्रव्य में हो गए, अतः इसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण, ठीक है। तो अब हम लोग अर्थ करेंगे सूत्र का। उससे पहले अनुवृत्तियां किसकी आ रही हैं? वही तत्पुरुषः विभाषा सुख सह सुपा समासः, ठीक है। तो अर्थ करिए सूत्र का। पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल इत्येते समर्थाः सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं पूर्व काल। पूर्व काल का मतलब पूर्व काल शब्द नहीं लिया, अभी तो पूर्व में की हुई जो क्रिया, पूर्व काल में की हुई जो क्रिया वो क्या ली गई है? यहाँ पर पूर्व काल से ली गई है। तो पूर्व काल का और एक सर्व जरत पुराण नव केवल, इन शब्दों का किसी भी समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ठीक है। उदाहरण में आ जाइए। स्नातश्चानुभुक्तश्च इति स्नातानुभुक्तः, ये पूर्व काल का है। तो पूर्व काल में उसने स्नान किया, उसके बाद फिर उसने खाया, तो स्नातश्चानुभुक्तश्च। एक ध्यान में रखना कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष के जो विग्रह होंगे उनमें हम क्या करेंगे? सच असौ, मतलब ये वही और वही, मतलब अलग अलग नहीं। द्वंद्व समास में भी च लगता है, और उसमें कैसा होता है? रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, वही राम वही लक्ष्मण नहीं है।
किंतु समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा कि वही है ना, जैसे हमने कहा कि स्नातश्च असौ अनुभुक्तश्च, कि स्नान किया और उसी ने ही खाया। बात समझ में आ गई? वही है और वही है। तो च तो इसमें भी होता है, किंतु इस च में क्या रहता है कि दोनों का संबंध एक द्रव्य में ही रहता है, और द्वंद्व में क्या होता है, अलग अलग होता है, समुच्चय होता है। उसमें वो और वो दोनों में अंतर रहेगा। केवल च देख करके आप ये मत समझ लेना कि ये भी द्वंद्व समास है। अभी तो इस वाले में क्या होगा कि यही चीज इसमें और वही चीज उसमें, ठीक है, तो ये समानाधिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग समझते हैं। तो पूर्व काल में क्या क्रिया हुई, स्नान की हुई, तो स्नातश्च अनुभुक्तश्च, ठीक है, उसके बाद उसने खाया, तो क्या हो गया, पूर्व काल वाले के साथ अनुभुक्त, इन दोनों का क्या हो गया, समास हो गया, ठीक है। तो स्नातानुभुक्त। इसी प्रकार कृष्टश्चासौ समीकृतंच, अब यदि नपुंसक लिंग है तो अधः कर देंगे, पुल्लिंग है तो असौ कर देंगे। तो कृष्टंचादः समीकृतंच, कृष्ट मतलब जोता और उसके बाद फिर बराबर किया। जब खेत तैयार करते हैं तो पहले क्या करते हैं, खेत को जोता जाता है, फिर उसके बाद उसको बराबर करते हैं, तब उसमें फिर बीज इत्यादि डालते हैं। तो कृष्टंच, क्योंकि क्षेत्र नपुंसक लेंगे इसलिए कृष्टंच अधः समीकृतंच, अथवा कृष्टंच तत्समीकृतंच, एक कि जिसको जोता उसी को ही बराबर किया, ठीक है। तो यहाँ पर समानाधिकरण हो गया कि वही एक ही खेत कृष्ट भी है और वही बराबर भी किया गया है, अलग अलग खेतों को नहीं किया गया है, ये समानाधिकरण। तो कृष्ट समीकृतम, एक का है एकश्चासौ वैद्यश्च, वही एक है और वही वैद्य है। तो एक का वैद्य के साथ समास हो गया, एक वैद्यः। एका चासौ भिक्षा च इति एक भिक्षा, है ना। सर्वे चते मनुष्याः इति सर्व मनुष्याः, वही सारे हैं और वही मनुष्य हैं, तो सर्वे चते मनुष्याः इति सर्व मनुष्याः। ऐसे ही सर्वे च ते देवाः इति सर्व देवाः। जरत के साथ आइए, जरश्चासौ हस्ती च इति जरद्धस्ती, ज्रीवयोहानु धातु है ना, उससे जरन शब्द, जरत शब्द बनता है, रूप चलाएंगे तो जरन जरंतौ जरंतः। जरन मतलब क्या हो गया, बूढ़ा, जिसकी आयु क्षीण हो गई, ठीक है। तो प्रथमा के एक वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से विग्रह करते हैं हम लोग। जो भी समानाधिकरण तत्पुरुष होगा उसमें विग्रह किससे होगा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से होगा, यदि दो अथवा बहुवचन से, ऐसे ही होगा, ठीक। जैसे सर्वे चते देवा बहुवचन है तो बहुवचन से विग्रह होगा, पर प्रथमा विभक्ति से ही विग्रह होगा, ठीक है। तो जब प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा, जरन, तो इसलिए जरन चासौ हस्ती च इति जरद हस्ती, यानी बूढ़ा हाथी, वही बूढ़ा है वही हाथी है, बूढ़ा हाथी। पुराणं च तद अन्नं च इति पुराणान्नम, वही पुराना है वही अन्न है। पुराणावसथम, आवसथ माने घर। केवलं च तद अन्नं च इति केवलान्नम। नवं च तद अन्नं च इति नवान्नम, वही नया है वही अन्न है। नवावसथम, नया घर। हो गया। तो अब स्नातश्च अनुभुक्तश्च, स्नात आगे सु, अनुभुक्त आगे सु। अब इनका पूर्व काल में स्नात, अनुभुक्त के साथ समास होगा। समास होने के पश्चात कृत्यति तस्मात् सुपधातु प्रातिपदिकयोः स्नात अनुभुक्त, आकर्षण दीर्घ से दीर्घ कर लो, क्या बन गया, स्नातानुभुक्त। आगे स्वादित्पत्ति करके स्नातानुभुक्त, बहुवचन है। तो बस इसमें इतना ध्यान देना है कि यदि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग से विग्रह होगा और उसमें तत् अथवा अधः लग जाएगा। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के उससे विग्रह होगा और उसमें असौ लग जाएगा अथवा सह लग जाएगा। यदि स्त्रीलिंग है तो उसमें भी असौ लग जाएगा अथवा सा लग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से विग्रह करेंगे। और यदि पुल्लिंग है तो उसी हिसाब से रूप बनेगा बाद में भी, क्योंकि जो जिसको कहा जा रहा है उसी के अनुसार लिंग होगा। ऐसे कृष्ण समीकृतम क्षेत्रम, तो क्षेत्र नपुंसक लिंग है, इसलिए वहां पर हमने क्या विग्रह किया, कृष्णंच
तत् समीकृतंच है कि जोता और उसी को ही बराबर किया। तो कृष्ट आगे सु, समीकृत आगे सु, और उसके पश्चात विकृत तस्मात् साष्ट सुपधातु प्रातिपदिक यो हो, और पुनः स्वादित्पत्ति करके क्या बन गया, कृष्ट समीकृतम। आगे है एकश्चासो वैद्यश्च, एक आगे सु, वैद्य आगे सु, उसके पश्चात विकृत तस्मात् साष्ट इत्यादि करके एक वैद्य, स्वाद्युत्पत्ति एक वैद्य। एका भिक्षा है ना, एका चासो भिक्षा च विग्रह किया आपने, किंतु रूप क्या बना रहे हैं हम, एक भिक्षा। तो एक भिक्षा कैसे हो जाएगा, एक सूत्र है पुंवत कर्म धारय जातीय देशी येषु, आ चुका है पहले है ना, कि कर्मधारय समास में अथवा जातीय प्रत्यय परे हो तो स्त्री लिंग का जो शब्द है उसको पुंवत हो जाता है। यहाँ कर्मधारय समास है तो एका चासो भिक्षा च, एका आगे सु, भिक्षा आगे सु, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक कर दिया आपने, एका भिक्षा रहा, ये कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि उत्तर पद के परे रहते पूर्व पद को क्या हो जाएगा, पुंवत हो जाएगा। तो एका स्त्रीलिंग में है, उस स्त्रीलिंग का पुल्लिंग रूप क्या बनेगा, एक पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, तो क्या बन गया, एक भिक्षा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आगे चलिए, सर्वे चते मनुष्याः, सर्व आगे जस, मनुष्य आगे जस, फिर वही सर्व मनुष्य आगे, फिर बाद में स्वादित्पत्ति करके सर्व मनुष्याः, सर्व देवाः। आगे है जरश्चासो हस्ती च, मूल शब्द क्या रखोगे, जरत, जरत आगे सु, हस्ती आगे सु, उसके बाद फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करेंगे, जरत हस्ती रहा, उसके पश्चात झयो हन्यतरस्याम है ना, झय उत्तरस्य, हाँ पूर्व सवर्ण भवती, झय से उत्तर हकार को विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, तो यहाँ पर हकार को क्या हो गया, पूर्व का सवर्णी, यानी ता जो है उसका सवर्णी चौथा वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जरद हस्ती, जरद अश्व, जरद अश्व। पुराणम च तद अन्नम च, पुराण आगे अन्न, सब यंत्रवर्ती विभक्तियों का लुक करके पुराणान्न, दीर्घ इत्यादि करके पुराणान्नम, पुराणावसथम। नव आगे सु, अन्न आगे सु, फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके नव अन्न, अतः स्वर्ण दीर्घ क्या लग गया, नवान्न, आगे सु अतोम इत्यादि लगा करके नवान्नम। ऐसे ही केवलम च तद अन्नम चैति केवलान्नम। बात समझ में आ गई। तो ये समानाधिकरण समझ में आ गया आप लोगों को कि दो गुण दो धर्म जब एक ही द्रव्य में विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं, समानाधिकरण। और उसी प्रकार के आपको उदाहरण दिए हैं कि वही वो है वही वो, इस प्रकार से ये समास होता है। ठीक है, अगले सूत्र में आ जाइए। दिक् संख्य संख्यायाम, समानाधिकरण निवृत्ति 71 तक जाएगी, यानी पूरे पाद पर्यंत आपका कर्मधारय समास। दिक् संख्य प्रथमा का द्विवचन, संज्ञायाम सप्तमी का एकवचन। दिक् च संख्या च इति दिक् संख्य, इतरेतर दंत समास हो गया। समानाधिकरण निवृत्ति आ ही रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च समर्थाः सुबन्ताः समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह संज्ञायां गम्यमानायाम अथवा संज्ञायां विषये विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, कहते हैं दिग्वाची और संख्यावाची जो समर्थ सुबंत हैं उनका समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना, संज्ञा गम्यमान हो तो। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पूर्वा चासौ इषु काम शमी च इति पूर्वेशु काम शमी। जब संज्ञा गम्यमान होगी तभी समास होगा ना, और जब संज्ञा गम्यमान है तभी समास होगा, इसलिए फिर वहाँ विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि समास से ही तो संज्ञा द्योतित होगी। तो हम आपको केवल अर्थ प्रदर्शन के लिए विग्रह वाक्य दिखा देते हैं, किंतु इनमें नित्य समास रहता है। तो पूर्वा चासौ इषु काम शमी च इति पूर्वेशु काम शमी। इषु काम शमी ये किसी ग्राम की वो है, कोई गांव है, अब उसमें भी पूर्वा चासौ है, उसका जो पूर्व भाग वही पूर्व और वही है ना इषु काम शमी है। तो पूर्व स्थिति क्या रखेंगे हम लोग, पूर्वा आगे सु, इषु काम शमी आगे सु। फिर इस सूत्र से दिशावाची तथा संख्यावाची, पूर्व शब्द क्या है, दिशावाची है, इसका इषु काम शमी के साथ समास हो गया। और उसके पश्चात आपने क्या कर लिया, हाँ
ठीक है। ये अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप इत्यादि करके कुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु से क्या कर लेंगे हम लोग, उसको कुंवत भाव कर लेंगे। तो पूर्व इशु काम शमी होगा, उसके बाद फिर गुण करके पूर्वेशु काम शमी, आगे सु, उसका फिर हंग्यादि लोप जैसे करते हैं कुमारी इत्यादि में, वैसे लोप करके बना लेंगे पूर्वेशु काम शमी। कुछ बात नहीं। इसी प्रकार से अपरा चासौ इशु काम शमी च अपरेशु काम शमी। आगे संख्यावाची का उदाहरण देखेंगे। पंचचते आम्राह इति पंचाम्राह। 5 आम, आपको क्या कहना है, 5 आम। तो पंच आम्राणी भी बोलते हैं और पंच आम्राह भी बोल सकते हैं। पंचचते आम्राह इति समास कर दिया आपने, तो पंच आम्राह। पंचन आगे जस, आम्र आगे जस, समास इत्यादि करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दीजिए। फिर पंचन के नकार का लोप कैसे होगा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, और वही अंतर्वर्ती विभक्ति से पद संज्ञा करेंगे प्रत्यय लक्षण मान करके और नकार का लोप कर देंगे। तो पंच आम्र, अगर स्वर्ण दीर्घ लग गया, पंचाम्र, आगे पुनः जस लाएंगे और प्रथम पुरुष स्वर्ण इत्यादि लगा करके पंचाम्राह। ठीक है, जरूरी नहीं है, उभय लिंग रहते हैं ये सब शब्द, ठीक है ना। इसी प्रकार से और क्या है, सप्तचते ऋषयः इति सप्तर्षयः। सप्तच ते, वही 7, वही ऋषि। अब इसी साथ बना सकते हो, पंच रोटिकाः, पंच फलम, है ना, पंचच तानि फलानि चैति पंच फलम, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें है। तो सप्त ऋषि, उस बाद आगुणा से गुण कर लेंगे, क्या बन जाएगा, सप्तर्षि, आगे जस, फिर जस जैसे गुण करके सप्तर्षयः। तो दिक् संख्या संज्ञायाम सूत्र भी हुआ। इसने यही कहा कि दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंतों का भी अन्य समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाता है, समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। और जो तत्पुरुष समास होता है उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। तो कर्मधारय संज्ञा करने का लाभ आपको समझ में आ रहा है कि इस कुंवत भाव हो रहा है कर्मधारय समास होने के कारण से। तो इस प्रकार से ये इसके प्रयोजन है। अगला सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सप्तमी का एक वचन च अव्यय पदम। ठीक है, समास करेंगे। तद्धितस्यार्थः तद्धितार्थः, षष्ठी तत्पुरुष। तद्धितार्थश्च उत्तर पदंच समाहारश्च। पद शब्द नपुंसक लेंगे ना, तो तद्धितार्थश्च उत्तर पदंच समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम तस्मिन् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। समाहार का तो समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें दिक् संख्या की आ रही है और समानाधिकरण की आ रही है। दिक् संख्या की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक आएगी और समानाधिकरण तो पाद पर्यंत चल ही रहा है। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। सूत्र ने कहा है तद्धितार्थे, सभी सप्तमी अंक है ना, तो तद्धितार्थे उत्तर पदे परतः, है ना, समाहारे चाभि थे ये। तो तद्धितार्थे से यहाँ पर तद्धितार्थ तो है ही, उसके साथ आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। पहले आपको इसका अर्थ बताया जा चुका है। तद्धितार्थे अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये, है ना, उत्तर पदे यानी उत्तर पदे परतः, समाहारे च गम्यमाने, ठीक है ना, दिक् संख्ये समर्थे सुबन्ते समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते। विभाषा दिक् संख्ये द्विवचन है तो समस्येते। समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, तद्धितोत्पत्ति विषये उत्तर पदे परतः समाहारे गम्यमाने दिशावाची संख्यावाची समर्थम सुबंतम समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ठीक है, तो तद्धितार्थ है, तद्धितार्थ में कहा है, तो यदि तद्धित का अर्थ है तो तद्धित की उत्पत्ति होगी ही होगी, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि तद्धितार्थ वहां रख दिया हमने, तद्धित प्रत्यय के परे रहते समास करेंगे, नहीं, अभी तो तद्धित की उत्पत्ति होगी। विषय सप्तमी यही होती है ना कि अभी हुआ नहीं है, होगा, तो तद्धित की उत्पत्ति होगी ऐसा मानकर पहले ही समास करेंगे। उत्तर पद परे होना चाहिए
और समाहार समास से गम्यमान होना चाहिए। तो दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंतों का ही समास होगा, अन्यों का नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोग क्रम से सबका देखेंगे। तद्धितार्थ उत्तरपद समाहार में दिशावाची का, फिर तद्धितार्थ उत्तरपद और समाहार में संख्यावाची का। इस प्रकार से इसके उदाहरण आएंगे। तो तद्धितोत्पत्ति का सबसे पहले दिशावाची में देखते हैं हम लोग। पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशालः आपरशालः। पहला उदाहरण क्या है? पौर्वशालः आपरशालः। जितने भी आपको उदाहरण बताते हैं समास प्रकरण में, सबका विग्रह आपको अवश्य मालूम होना चाहिए, है ना, तभी आप उसका अर्थ समझ सकते हैं, तभी उसकी सिद्धि कर सकते हैं। यदि किसी का विग्रह रह जाए तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कुछ बहुत प्रसिद्ध शब्द होते हैं तो ध्यान में नहीं रहता है बताने, तो आप उसको पूछ सकते हैं। और पहले बताया है कि जिनका अपने पदों से विग्रह नहीं होता है वे नित्य समास होते हैं, तो उनका अर्थ प्रदर्शन करने के लिए ही सही, पर हमें विग्रह तो करना ही होता है। ठीक है, तो पौर्वशालः आपरशालः। फिर इसी का ही तद्धितार्थ का संख्यावाची लेंगे। पांचनापितिः पंचकपालः। विग्रह भी इसके बाद करेंगे जब आपको सिद्धियां बताएंगे। पांचनापितिः पंचकपालः। उत्तर पद में दिशावाची का पूर्वशाला प्रियः। पूर्वशाला प्रियः। संख्यावाची का उत्तर में पंचगवधनः पंचनाव प्रियः। पंचगवधनः पंचनाव प्रियः। समाहार में दिशाओं का समाहार नहीं हो सकता है क्योंकि दिशाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पर समाहार में दिशाओं का दिग्वाची का उदाहरण नहीं मिलेगा। समाहार में संख्यावाची का उदाहरण ले लीजिए। पंचानाम कुमारी नाम समाहार इति पंचकुमारी पंचपूली दशपूली अष्टाध्यायी। ठीक है, पंचपूली दशपूली अष्टाध्यायी, है ना। तो सर्वप्रथम हम इसमें पौर्वशालः आपरशालः, ये उदाहरण है आपके। तो सबसे पहले हम इसी की सिद्धि करेंगे। पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशालः। क्या विग्रह करेंगे, स्थिति क्या रखेंगे? पूर्वस्याम शालायाम भवः, स्त्रीलिंग है, हाँ, क्या रखेंगे? पूर्वा आगे मी, शाला आगे मी, शाला आगे मी। पूर्वस्याम शालायाम स्त्रीलिंग था इसलिए हमने ऐसी स्थिति रखी। अब उसके पश्चात यहाँ पर इस सूत्र से समास होगा, पर कैसे? तद्धितोत्पत्ति विषय में। किसमें समास होगा? तद्धितोत्पत्ति विषय में। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि पूर्वस्याम शालायाम भवः, पहले भी क्या था? शालायाम भवः इति शालीयः। तो तत्र भवः जो तद्धितार्थ है, भव क्या है? तद्धितार्थ है। इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय आएगा, ऐसा मान के हमने पहले ही क्या कर लिया? समास कर लिया। ठीक है, तो समास करने के पश्चात, अभी तद्धित नहीं लाए हैं हम, पहले हम समास करेंगे। समास करने के पश्चात क्या करेंगे? अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करेंगे सर्वप्रथम। उसके पश्चात वही पुंवत कर्मधारय पुंवत कर्मधारय से भी कर सकते हैं। और वैसे एक वार्तिक आप लोगों को पहले लिखवाई थी, सर्वनाम्नः वृत्ति मात्रे पुंवत भावो वक्तव्यः। जब आपको बताया था दक्षिणस्याश्च, है ना, पूर्वस्याश्च दिशो यदंतरालम सा दक्षिण पूर्वादिक, तो वहां पर दक्षिण इत्यादि में हमने क्या किया था? पुंवत भाव किया था। तो सर्वनाम्नः वृत्ति मात्रे पुंवत भावो वक्तव्यः, कि सर्वनाम जो है वृत्ति मात्रे, चाहे वो तद्धित वृत्ति हो चाहे वो समास वृत्ति हो, सभी में उसको क्या हो जाता है? पुंवत भाव हो जाता है, उत्तर पद के परे रहते। तो यहाँ पर शाला के पहले पूर्वा को क्या हो गया? पुंवत भाव हुआ। तो पूर्वा को क्या हो जाएगा बताइए? पूर्व। स्थिति क्या रहेंगी? पूर्वशाला। ठीक है, अब इसके पश्चात भवः, तद्धित प्रत्यय आना ही है,
ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या आएगा? दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यः। निकाल लीजिए सूत्र, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यः। 4-2-106 4-2-106 तत्र भव के अधिकार में है ये सूत्र। ठीक है, दिक् पूर्व पदार्थ है ना, दिशावाची पूर्व पद में हो तो है ना शैषिक ञ प्रत्यय होता है। शैषिक ञ प्रत्यय होती। शैषिक का मतलब जो जिन अर्थों का निर्देश कर दिया गया है, तो भव अर्थ भी शैषिक में आ जाता है। तो यहाँ पर असंज्ञायाम, संज्ञा गम्यमान ना हो तो पूर्वशाला में होने वाले किसी भी चीज को आप पौर्वशाला कह सकते हैं। पूर्वशाला में होने वाली किसी भी चीज को हम पौर्वशाला कह सकते हैं। संज्ञा मतलब क्या हो जाता है? किसी विशेष को कहना। और यहाँ पर हम किसी विशेष को नहीं कह रहे हैं कि इसी पुस्तक को कहेंगे अथवा इसी अलमारी को कहेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी वस्तु पूर्वशाला में होगी हम उसको पौर्वशाला कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्वशाला से क्या प्रत्यय हुआ? ञ। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ की संज्ञा करके क्या शेष बचेगा? और नित होने के कारण से तद्धितेषु चामादेह से वृद्धि होगी। पू को अंग संज्ञा करेंगे ही करेंगे, तो पू को वृद्धि करके क्या बना लिया? पौर्वशाला अ। और इसके पश्चात यचिभम से भा संज्ञा करेंगे, यसे टीचा से आ का लोप करके क्या बन जाएगा? पौर्वशाल अ उसमें मिल गया पौर्वशाल। फिर तद्धितस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति क्या बन गया? पौर्वशाल। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्व पहले हमने समास किया पूर्वस्याम शालायाम, तो तभी दिक् पूर्व पद बनेगा। जब तक समास नहीं करेंगे तब तक वो पूर्व पद नहीं बन सकता है। पूर्व पद उत्तर पद का व्यवहार कब होता है? जब समास होता है। तो पहले हमने समास किया तब वो दिक् पूर्व पद बना। फिर दिक् पूर्व पद बनने के कारण से यहाँ प्रत्यय हुआ। उसके पश्चात तो आगे की सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है, तो पौर्वशाला। इसी प्रकार अपरस्याम शालायाम भवः इति अपरशाला वृद्धि हो जाएगी। तो अपरा आगेंगी, शाला आगेंगी, उसके पश्चात सारा क्रम इसी प्रकार से रहेगा, तो ये सिद्धि होगी। अगला क्या है उदाहरण आप बताइए? पंचते आम्राः इति। नहीं, अभी ये नहीं है। पांच नापिति ही पंचकपालः। पंचकपालः। पांच नापिति ही पंचानाम नापितानाम अपत्यम। पंचानाम नापितानाम अपत्यम इति पांच नापिति ही। 5 नाइयों की संतान। तो 5 नाइयों की संतान को तो ये होता है कि भाई जैसे 5 भाई हैं नापित हैं सभी, अब उनमें से किसी की नहीं, बस कोई एक ही संतान है सबकी, तो सब उसी को ही अपनी संतान मान लेते हैं, इसलिए वो 5 नापित ही हो गया। ठीक है ना, तो स्थिति कैसे रखेंगे हम लोग? किसके आगे आम? पंचन मूल शब्द रखा करो। ठीक है, पंचन आगे आम, नापित आगे आम। उसके पश्चात यहाँ पर अपत्य अर्थ में है ना, पंचानाम नापितानाम अपत्यम, ये भी तद्धितार्थ आपको मालूम है। तस्यापत्यम तद्धितार्थ है, तो तद्धित प्रत्यय आएगा ऐसा मान के हमने पहले ही क्या कर लिया? समास कर लिया। समास करने के पश्चात अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप करेंगे और नलोभः प्रातिपदिकान्तस्य से आपने नकार का भी लोप कर दिया। और उसके पश्चात स्थिति क्या हो गई? पंचनापित। पंचनापित, ठीक है ना, पंचनापित। इसके पश्चात ये अकारांत है प्रातिपदिक, तो अतः सूत्र लगेगा। षष्ठी समर्थ अदंत प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में ई प्रत्यय होता है, तो ये यहाँ पर ई प्रत्यय आया। ईत होने से वृद्धि होगी। 5 नापित, यस्य टीचा से आकार का लोप कर दीजिए, क्या बन गया? 5 नापिति। ठीक है, तो 5 नाइयों की संतान। ठीक है, अगला उदाहरण, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इति पंचकपालः। ये संख्यावाची के उदाहरण चल रहे हैं तद्धितार्थ में। पंचसु कपालेषु संस्कृतः, 5 कपालों में जो पकाया हुआ। ठीक है, आपको इससे पहले बताया था अष्टाकपालम आग्नेयम, अष्टाकपालम निर्वपेत। तो कपाल क्या होता है? जो ये बड़े बड़े याग होते हैं ना,
तो उन यागों में हम लोग तो जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं उसमें हम सामग्री क्या होती है देते हैं, जड़ी बूटियों की। किंतु जो बड़े बड़े याग होते हैं या इष्टियां होती हैं उसमें ये सामग्री नहीं डाली जाती है। उसमें जो देवताओं क्या होती है वो होती है पुरोडाश अथवा चरु। ठीक है, तो जो पुरोडाश होता है वो जौ के आटे से बनाते हैं। तो उसको पकाने के लिए आंच पर जो मिट्टी के इतने बड़े बड़े से जैसे ठीकरे जैसे मतलब बोल देते हैं, जैसे घड़ा वगैरह होता है ना उसके जो टुकड़े होते हैं जैसे, पर उस ढंग से न रख करके अलग से बना लिए जाते हैं मिट्टी के इतने बड़े बड़े पात्र। तो पहले गोहरी की आंच हुई, उसमें उसको डालते हैं, कपाल को यथास्थान रखते हैं। फिर उन कपालों के ऊपर वो जो आटा तैयार करते हैं उस आटे की लोइयां बना करके जैसे इधर बाटी वगैरह बनती है वैसे ही उसको गोल गोल उसके ऊपर रखते हैं। बस समझ में आ गई। तो हर देवता के निमित्त हर याग में अलग अलग है। अग्नि के लिए 8 कपाल है, किसी के लिए 5 कपाल है, किसी के लिए 12 कपाल है कि मतलब इतने कपालों को उनको पुरोडाश को पकाना है। तो गोहरी की अग्नि रखी, उसके बाद उसके ऊपर उन कपालों को रखा गया, फिर कपालों के ऊपर उस वो जो पिट्ठी आटा तैयार किया गया था उसको रख देते हैं। बस समझ में आ गई। तो 5 कपालों में संस्कृत माने ये संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत होता तैयार किया हुआ पकाया हुआ जो कपाल, उसको क्या बोलेंगे, पंच कपाल। समझ में आया। तो ये कपाल समझ में आ गया, पुरोडाश समझ में आ गया आपको। अब आगे की सिद्धि करेंगे। तो स्थिति क्या रखोगे, पंचन आगे सु, कपाल आगे सु से भाई समा सुप। हाँ, सबके आगे पंचसु कपाल दोनों आगे सुप ही रहेगा। उसके बाद अंतर इससे समास करेंगे क्योंकि संस्कृत पुरोडाश, तो संस्कृतम इस अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय आने वाला है। ऐसा मान के पहले ही समास कर लेंगे और समास करने के पश्चात क्या करेंगे, अंतर्वर्तनी भक्तियों का लुक करके आपकी स्थिति हो गई पंच कपाल। क्या स्थिति हो गई, पंच कपाल। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रत्यय कौन सा करेंगे, एक सूत्र है संस्कृतम भक्षा, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाठ का ही सूत्र है। ठीक है, वहीं वहां पर तत्रोधृत ममत्रेभ्य से तत्र की वृत्ति आती है। तो सूत्र का अर्थ बनता है सप्तमी समर्थ, है ना, प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षा। इस अर्थ में क्या होता है, यथाविध प्रत्यय होता है। यथाविध अण प्रत्यय है, सामान्य प्रत्यय प्राग दिव्यतों से, अतः अण प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर संस्कृतम भक्षा है, संस्कृतम मतलब तैयार किया हुआ खाने योग्य जो वस्तु, तो इसलिए इसमें अण प्रत्यय हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो संस्कृतम भक्षा से यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया। अब संख्या पूर्व द्विगुण सूत्र है, इसी के आगे आप पढ़ने वाली हैं कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से जो समास हुए हैं उनमें संख्या पूर्व वाला जो समास है उसकी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तो इसी से समास हो रहा है, तो ये संख्या पूर्व है तो इसकी द्विगु संज्ञा हो गई। ठीक है ना। द्विगु संज्ञा होने के पश्चात एक सूत्र है द्विगोर लुगन पत्ये। द्विगोर लुगन पत्ये निकाल लीजिए, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का यह सूत्र है। अनपत्ये अणिपरतः द्विगोः उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। अनपत्य, अपत्य अर्थ में वो प्रत्यय न आया हो। अनपत्य का अर्थ क्या हो गया, अपत्यार्थ में वो प्रत्यय न आया हो। तो द्विगोः उत्पन्नस्य, द्विगु से उत्पन्न जो भी तद्धित प्रत्यय है उसका क्या हो जाएगा, लुक् हो जाएगा। ठीक है ना। द्विगोः उत्पन्नस्य तद्धित, तद्धित क्या समान से अणि प्रत्यय आता है प्राग दिव्यतों से। तो अनपत्य अण को छोड़ करके जो तस्यापत्यम से अण आएगा उसको छोड़ करके जो, तो इसलिए पांच नापिति में लोप नहीं हुआ तद्धित प्रत्यय का। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपत्यार्थ में आया था। तो अपत्यार्थ से अतिरिक्त जो भी तद्धित प्रत्यय आएगा द्विगु से उत्पन्न होगा उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो ये अपत्यार्थ में तो है नहीं, संस्कृतम भक्षा इस अर्थ में है, द्विगु संज्ञक है। तो द्विगु से उत्पन्न जो तद्धित प्रत्यय आया उसका क्या हो गया, लुक हो गया। तो अर्थ तो प्रत्यय कोई आता है और उसका यदि लुक हो जाता है तो उसका अर्थ तो विद्यमान रहता है, किंतु प्रत्यय निमित्तक जो कार्य होते हैं वो नहीं हुआ। यहाँ पर तो वृद्धि इत्यादि आपको नहीं दिखाई दे रही है, किंतु पंच कपाल का अर्थ क्या हो गया, 5 कपालों में तैयार किया हुआ जो पुरोडाश। तो पंच कपाल इसी प्रकार से बन जाता है अष्टा कपाल। ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, तद्धितार्थ का हुआ। किसका उदाहरण हुआ, तद्धितार्थ का हुआ। और अब हम पढ़ेंगे उत्तर पद का। उत्तर पद का उदाहरण है पूर्वशाला प्रिय।
प्रियः। क्या है उदाहरण? पूर्वशाला प्रियः। पूर्वशाला प्रियः। ठीक है ना? इसका विग्रह करेंगे पूर्वाशाला प्रिया यस्य। क्या विग्रह किया? पूर्वाशाला प्रिया यस्य। हाँ, क्योंकि सूत्र कह रहा है उत्तर पद परे रहते समास करना है, तो उत्तर पद परे रहने के लिए पहले एक छोटा समास हो, तब उसका फिर पूर्व दिशावाची का समास होगा। तो पूर्वासु शालासु प्रियासु, क्या स्थिति रखोगे? पूर्वासु शालासु प्रियासु। ये कौन सा समास आपको लग रहा है? पूर्वाशाला प्रिया यस्य। पूर्वासु शाला सु और प्रियासु। प्रियासु। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले अनेक मन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास करेंगे। ठीक है ना? त्रिपद बहुव्रीहि। क्या करेंगे इसको हम? त्रिपद। 3 पद हुए ना, पूर्वा शाला प्रिया। अनेक मन्य पदार्थ में कोई बंधन नहीं, आप कितने भी पदों का समास कर सकते हैं उसमें। और सब में था ना कि एक समर्थ सुबंध का एक समर्थ सुबंध के साथ, किंतु बहुव्रीहि और द्वंद्व में ये बंधन नहीं है। अनेकम समर्थम सुबंतम अनेकई समर्थे सुबंतैः सह समस्यन्ते अन्य पदार्थे गम्यमान है। तो अन्य पदार्थ गम्यमान है। पूर्वाशाला प्रिय है जिसको, वो पूर्वशाला प्रिय कहला रहा है। तो यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थ से हमने क्या किया? पहले तीनों का समास कर दिया। समास कर दिया और फिर समास करने के पश्चात कृतति तस्मात् साश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः अंतर्वर्तनी विभक्तियों का उससे लुक हो गया। अब रह गया पूर्वाशाला प्रिया। ठीक है, फिर उसके पश्चात अभी तो पूर्वाशाला प्रिया ये स्थिति है, किंतु जब इसका समास हो गया तो प्रिया की अपेक्षा शाला की अपेक्षा प्रिया उत्तर पद है और शाला की अपेक्षा पूर्वा की अपेक्षा शाला उत्तर पद है। तो सूत्र ने क्या कहा कि उत्तर पद के परे रहते दिशावाची और संख्यावाची का समास होगा। तो ये शाला प्रिया उत्तर पद है, इस उत्तर पद के परे रहते पूर्वा का क्या हुआ? समास हुआ। पूर्वा का किसके साथ समास हो गया? शाला प्रिया के साथ समास हो गया। किसके साथ समास हो गया? शाला प्रिया। ठीक है ना? तो नहीं, प्रिया उत्तर पद रहते, प्रिया उत्तर पद रहते तो समानाधिकरण का समास करना है भी, तो पूर्व और शाला का हुआ पहले, है ना? प्रिया उत्तर पद रहते, एक उत्तर पद चाहिए, मतलब इस समास के लिए आपको 3 पद चाहिए, क्योंकि 2 का तो समास होना है, 2 समानाधिकरण चाहिए और 1 उत्तर पद चाहिए। तो प्रिया उत्तर पद है और पूर्व और शाला क्या है? समानाधिकरण तो तीनों है वैसे, किंतु प्रिया के उत्तर पद रहते पूर्वा शाला का क्या हो गया? समास हो गया। आ गया समझ में? इतना समास हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब समास करने के पश्चात यहाँ पर देखिए पूर्वाशाला का तत्पुरुष समास है और जब प्रिया के साथ इसको लेंगे तो ये बहुव्रीहि समास था। तब ये क्या था आपका? बहुव्रीहि समास था। तो पूर्वाशाला का समास हुआ है ना, प्रिया के साथ नहीं, उत्तर पद परे रहते पूर्वाशाला का तत्पुरुष समास हुआ। इस समझ में आ गया जी? पहले आपने तीनों का बहुव्रीहि समास किया, फिर प्रिया उत्तर पद रहते पूर्वाशाला का तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, इस समास में आपके मन में आ रहा होगा कि पद तो वैसे ही बनना, हम चाहे बहुव्रीहि समास करके मान लेते, चाहे हम इसको तत्पुरुष समास मान लेते, किंतु इससे स्वर में अंतर आ जाएगा। किसमें अंतर आएगा? स्वर में अंतर आएगा। जब तीनों का बहुव्रीहि समास रहता है तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम सूत्र है कि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। तो यहाँ पर उत्तर पद रहते, जो पूर्व पद होता इसमें प्रकृति स्वर होता, तो यहाँ पर तत्पुरुष वाला नहीं हो सकता था। ऐसे क्या होता है कि जब तत्पुरुष समास होता है तो समास सस्य से क्या हो जाता है? अंतोदात्त हो जाता है। बस समझ में आ रही है? तो सूत्र है समासस्य। ठीक है ना? तो बहुव्रीहि मतलब यहाँ पर बस यही लाभ हुआ, केवल क्या लाभ हुआ कि जब हमने प्रिया उत्तर पद रहते पूर्वाशाला का तत्पुरुष समास कर दिया तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम यहाँ पर नहीं लगा और समासस्य से अंतोदात्त हो गया। जब अंतोदात्त हुआ तो क्या स्वर रहेगा? देखो, पू अनुदात्त, उदात्त क्या हुआ? ला। उदात्त क्या हुआ? ला हुआ। हम निशान लगा दे रहे हैं ऐसे, और उसका फिर अनुदात्त पद में वर्जम लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा?
सबको अनुदात हो सबको अनुदात हो जाएगा। तो पू अनुदात, व अनुदात, शा अनुदात, ला को छोड़ दीजिए, फिर प्रिय अनुदात या अनुदात, ठीक है। उसके बाद उदात उस वक्त उदात से अनुदात को स्वरित हो जाएगा, स्वरित सूत्र एक श्रुति होगी। अभी तो पूर्वशाला प्रिय यही है, हमको भी क्या बनाना है, पूर्वशाला प्रिय, हमको भी ये बनाना है। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो तत्पुरुष संज्ञा कितने की है, पूर्वाशाला पूर्वाशाला की है, पूरे की नहीं है। पूरे के साथ तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो मुख्य में क्यों डाल रही बाबा। तो पूर्वशाला की क्या है, आपकी तत्पुरुष संज्ञा है, और तत्पुरुष के अंत को उदात्त हो गया। यहाँ तक स्वर समझ में आ गया आपको। अब इसके पश्चात वही स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्कादनों समानाधिकरणे, है ना, इससे कर लीजिए, और चाहे पुंवत कर्मधारे से कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुंवत भाव हो गया। इसको पुंवत कर्म वो कर रहे हैं, सर्वनामना वृत्ति मात्र पुंवत भावो वक्तव्य से। तो पूर्वशाला प्रिया बना, क्या बना, पूर्वशाला प्रिया। अब इसके पश्चात हमको पूर्वशाला प्रिय करना है, किस सूत्र से होगा, गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, क्योंकि पूर्वशाला प्रिय है जिसकी, तो ये तो उपसर्जन हो गया। जब पूरा पद है, ये ध्यान में रखना कि जो तीनों पद का समास है वो बहुव्रीहि समास है, और पूर्वशाला का केवल तत्पुरुष समास है। तो जब बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान है, तो प्रिया का जो टाप है वो क्या है, उपसर्जन है। उपसर्जन होने से गोस्त्री उपसर्जन से उपसर्जन स्त्री प्रत्यय को क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है। अतः इसको क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। क्या बन गया, पूर्वशाला प्रिय। इसके पश्चात क्या लगा, सु स्वादित्पत्ति हो गई, और उसके पश्चात हो गया पूर्वशाला प्रिय, ठीक है। इसी प्रकार अपरशाला प्रिय। तो स्वर समझ में आया। पहले आपने बहुव्रीहि समास किया, पूर्वशाला प्रिया यस्य, उसके पश्चात प्रिया उत्तर पद रहते पूर्वशाला का तत्पुरुष समास किया। तत्पुरुष समास करने से लाभ क्या हुआ कि बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर न होकर के अपितु समासस्य से अंतोदात्त हो गया। फिर अनुदात्तम पदमेक वर्जम से शेष सबको अनुदात्त, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित, स्वरितात् संहिता में अनुदात्ता नाम से एक श्रुति। फिर सर्वनामना वृत्ति मात्र पुंवत भावो वक्तव्य से पूर्वा को पुंवत भाव, पूर्वशाला प्रिया, गोस्त्री उपसर्जन से उपसर्जन स्त्री प्रत्यय को क्या हो गया, ह्रस्व, क्या बन गया, पूर्वशाला प्रिय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूर्वशाला प्रिय, ये उदाहरण आपका पूर्ण हुआ।